हाय एवरीवन, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आगे हम लोग फिर से 1.3 का जो बचे हुए सवाल थे उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 को देखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा सवाल है और सरल भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से लग जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा दें। कैसे मिटाएं? चलिए हाथ से मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टू y, x टू y को चला जाता है और यह क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स इक्वल टू f। यही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, जब ये व्युत्क्रमणीय है ये वाला फलन, तो यदि हम इसका इन्वर्स निकालें तो कोई g फंक्शन ले लेते हैं, तो g फंक्शन लेते हैं तो क्या होगा? y टू x हो जाएगा। क्या होता तो यही है, जो आपका रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है। या व्युत्क्रमणीय के केस में आप ये कह सकते हैं कि जो कोडोमेन होता है वो क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन होता है वो क्या बन जाता है? कोडोमेन बन जाता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फलन जब व्युत्क्रमणीय दे दिया तो निश्चित रूप से स्पष्ट है ना कि f सच दैट x टू y 1 भी है और क्या है? 1 भी है और क्या है? आन2 है। ये सही है ना? बिना 1 आन2 हुए क्या वो व्युत्क्रमणीय हो सकता है? तो शायद एकदम बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा कि बिना 1 हुए कोई फलन व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इसका जब ये 1 और आन2 दोनों है तो इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन किसके बराबर होगा? रेंज के बराबर होगा। और जब ऐसा होगा तो इसीलिए हमने कहा कि जो रेंज है वो डोमेन और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। किस स्थिति में? जब उसका हम व्युत्क्रम लेंगे तब। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा g सच दैट y टू x। ये किसको निर्दिष्ट करता है? ये किसको बताता है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द f इनवर्स। क्या है? दिस इज द f इनवर्स। ये f इनवर्स ही तो है, सच दैट y टू कहाँ चला गया? x चला गया। सॉरी, कैपिटल x लिख देते हैं। अब आगे देखिए, इसका हम लोग दोबारा इनवर्स लेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है? f इनवर्स ऑफ इनवर्स, यानी f इनवर्स का इनवर्स लेना है। तो जब ऐसा लेना है तो हम लेते हैं ना इधर, तो क्या हम करेंगे? देखिए, जब इसका, अच्छा ये बताओ, ये 1 आन2 था तो व्युत्क्रमणीय था, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो भी तो 1 आन2 ही होगा। तो ये फलन f इनवर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इनवर्स भी 1 और क्या है? आन2 है। ठीक है, तो अब जब 1 आन2 है तो व्युत्क्रमणीय भी है। अब इसका इनवर्स हम लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स जो लेंगे आप, तो क्या करेगा? जो रेंज होगा वो डोमेन, और जो डोमेन होगा वो रेंज, सच दैट क्या बन जाएगा? x कहाँ चला जाएगा? y के। और ये किसके बराबर है? और यह f के क्या है? बराबर है। बराबर, देखो बराबर दिख रहा है कि नहीं? यही ना है हमारा, ये f इनवर्स f है और यह f इनवर्स ऑफ इनवर्स है। तो ये दोनों फंक्शन एक ही को निर्दिष्ट करते हैं कि नहीं? तो क्या हम लिख सकते हैं ना f इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर क्या? f। यही प्रूफ करना था आपको। बिल्कुल भी सरल था सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अपना बेस्ट प्रयास मैंने किया आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर, आर से शुरू होकर किस में जाता है? आर में जाता है, ठीक है। आर से शुरू होकर आर में जाता है और एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब होल 1/3, होल 1/3 का द्वारा प्रदत्त है तो फाफ बराबर एक्स। तो कह रहा है कि निकाल के दिखाइए कि हमको एफ ऑफ एफ बराबर क्या है? एक्स। यही आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए देखिए, आर से आर में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग इसका निकालते हैं फाफ। अब बोलो एफ फाफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, बोलिए एफ ऑफ एक्स होगा ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहीं रख दीजिए तो क्या होगा? वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब, और इस पे क्या लगा है हमारा, थोड़ा सा इसको ऐसे करके 1/3 लगा के इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे अब क्या होगा। अब जो आगे होगा ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन की व्याख्या देखिए। ये क्या कर रहा है, यक्स अगर इसको देंगे आप तो 3 में से ये इसी यक्स को माइनस नहीं करेगा, 3 में से इस यक्स के क्यूब को माइनस करके और जितना भी वैल्यू आती है उस पर 1/3 की पावर लगाएगा। ये फंक्शन का काम है। मैं अगर आपने फंक्शन का वर्क नहीं समझा तो सवाल लगाने में आपको दिक्कतें होंगी, तो इसलिए मैं फंक्शन का वर्क समझा रहा हूँ। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा है। यदि आप इसको यक्स देंगे, किस फंक्शन को? एफ को। यदि एफ को आप यक्स देंगे तो वो क्या करेगा, यक्स का क्यूब करके, जो भी आपने यक्स दिया उसका क्यूब करके 3 में से घटाकर जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उस 1/3 की पावर लगा देगा। बस एक ही तो काम है, बस यही काम तो कर लेना है। तो हमारा यही ना वैल्यू है। तो इस वैल्यू को देखिए, पहले क्या करेगा, ये 3 से इस टोटल वैल्यू को घटाएगा। बड़ा सा कोष्टक लगा लेते हैं और 3 में से इस टोटल वैल्यू को क्या कर लेते हैं, क्यूब करके घटा लेते हैं। तो 3 माइनस यक्स पे क्यूब और 1/3 आप टोटल पे लगेगा हमारा क्या, क्यूब। और जब क्यूब लग जाएगा और उसके बाद का क्या मैटर है, उसके बाद का मैटर ये है कि ये टोटल पे देखिए, टोटल पे 1/3 की पावर लगा देगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहीं थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर दिमाग को आप लोग अच्छे से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले महिला कोष्टक को हटाते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 3 माइनस एक्स पे क्यूब और 1/3 या गुणे 3, ऐसे 1/3 कर लीजिए 3, और टोटल पे क्या 1/3। अब बोलो ये 3 से 3 तो गया, 3 से 3 गया ना। अब बचा क्या हमारा, अब देखिए कोष्टक में बचा हमारा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और टोटल पे क्या 1/3। अब यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा। अब जो हमारा बचेगा वो बचेगा एक्स पे क्यूब गुणे 1/3, 3 से 3 गया, वैल्यू हमारी आ गई एक्स। यानी हमने क्या देखा, हमें यही तो प्रूफ करना था, फाफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, जो कि आपके सामने वैल्यू आ चुकी है और ये प्रूफ हो चुका है। अतः हम लिख देते हैं यहाँ हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे 14 कर देते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर, कह रहा है मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x अपान 3x प्लस 4, 4x अपान 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन, जिसकी व्याख्या दे रखा है एफ सच दैट आर से चलेगा, आर से चलेगा नहीं सॉरी, आर से चले, हाँ आर से चलेगा
और नहीं, आर से नहीं चलेगा, आर में से कुछ घटा के चलेगा, -4/3 इतना कम कर लीजिए उसमें से, और ये पहुँचेगा किस पर, आर पर। एक व्युत्क्रमणीय फलन है का प्रतिलोम फलन मानचित्र जी ऑफ परिसर एफ R-4/3 में से किससे द्वारा वो होगा। ठीक है, मतलब एक जो अगर इसका कोई व्युत्क्रम हो, जैसे जी सच दैट कहाँ से, परिसर ऑफ एफ, परिसर ऑफ एफ, अभी समझाते हैं, परिसर ऑफ एफ, परिसर ऑफ, अंग्रेजी आधा हिंदी, इसे लिख लेते हैं, परिसर ऑफ एफ का परिसर, एफ का परिसर। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, R -4/3 पर। देखिए कह रहा है, देखो अभी सवाल को समझो, भाषा इसमें इसकी टेढ़ी टेढ़ी दी है। क्या कह रहा है, एक फलन है आपका f ऑफ x बराबर 4x/3x + 4, और ये कह रहा है, इसकी व्याख्या दे रखा है कि इसका जो डोमेन है R में से कितना कम है, -4/3 कम है, और ये पहुंचता किस पर है, R पर पहुंच जाता है, और इस पर कहाँ पहुंच जाता है, R पर पहुंच जाता है। तो इस R को कह देने से इस फंक्शन को आप इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। पता नहीं मैं इस पे निकालूं, अगर इस पे हम सवाल लगाऊं, तो आपको व्युत्क्रम होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, 1 होना आवश्यक है, और क्या ऑन2 दो चीज़ें होनी आवश्यक है। बट जब हम इस फंक्शन को चलेंगे लेकर के, तो आर वैल्यू मतलब पूरी संख्या रेखा इसका कोडोमेन है। पता नहीं पूरी संख्या रेखा को ये ढक पाएगा कि नहीं ढक पाएगा, हो सकता है कुछ वैल्यू छोड़े, लेकिन यहाँ पे लाके उसने क्या कर दिया, कह रहा है कि जी इसका व्युत्क्रम है, और फिर क्या कर दिया कि यहाँ पर ना कोडोमेन को नहीं उठा रहा है, इसमें से जो रेंज इसका मिल रहा है उसी को उठा करके पलट दे रहा है। जैसे मैं कहता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं उदाहरण आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैं तो मान लीजिए कि एफ सच दैट कुछ मान ले लेता हूँ कि A, B, C, D, ठीक है, और इसको मैं भेज देता हूँ किस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो इसका डोमेन है उसमें तो 4 अवयव हैं, यानी अगर ये मतलब कंसर्न होगा, इससे संबंधित होगा, तो कोई 4 अवयव इसमें से लेगा, बाकी तो छूटेंगे। तो ये तो इसका कोडोमेन हुआ ना, कोडोमेन हुआ। बट इसने क्या किया, कह रहा है कि इसको इन्वर्टिबल मैं मान रहा हूँ, इसका इन्वर्टिबल कह रहा है जी होगा, मतलब ये कह रहा है कि इसका जो व्युत्क्रम फलन होगा वो क्या होगा, जी होगा। और क्या करेगा ना, इसको नहीं यहाँ डोमेन में रख रहा है, कह रहा है कि जो इससे संबंधित होंगे, जैसे मान लो कि अगर हम इसको मैप करके आपको दिखाएं, A, B, C और D, तो ये तो 4 ही है, और इसमें तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, 1 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A से 1 को कनेक्ट कर लिए, B से 2 को, C से 3 को, और D से 4 को। तो अब व्युत्क्रम कब बनेगा, व्युत्क्रम इसका थोड़े ना बन पाएगा, व्युत्क्रम तब बनेगा जब इसके इतना इसमें से आप क्या कर दो, आउट कर दो। तो वही बात तो यहाँ कर रहा है कि जी का परिसर, केवल जी में एफ का परिसर लेना है, ये एफ है ना, तो इसका परिसर आर टोटल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका परिसर जो होगा उसी को डोमेन उसने बना दिया। तो अगर मैं कहूँ इसका आप लोग क्या बोलते हैं कि व्युत्क्रम तो नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन में जो परिसर प्राप्त होता है उसको डोमेन रखते हुए आप इसका व्युत्क्रम निकालो तो निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, आप लिखोगे कि इसका एक व्युत्क्रम यहाँ से कितना लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और बाकी ये चीज़ें तो हमारी है ही ABCD, क्या ABCD। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये G फंक्शन जो है F का परिसर ले रहा है डोमेन के रूप में कि नहीं ले रहा है, F का परिसर वही बतिया यहाँ पर देखो, G सच दैट F का परिसर। अब बाकी ये चीज़ तो यहाँ पे रहेगी। अब देखो इसको समझो, G
एफ का परिसर और बाकी ये चीज़ें तो यहाँ रहेगी। तो यही बात यहाँ पे वो कहना चाहता है कि यदि हम केवल एफ का परिसर उठाएं और उससे एक व्युत्क्रम फलन बना लें तो फलन बन जाएगा, व्युत्क्रम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह फलन जो है ना 1/(1)(2) दोनों है। हाँ, भले ही ये 1/(1)(2) ना हो, लेकिन यहीं केवल परिसर को रख लेंगे, केवल यहाँ परिसर रख लेंगे, जितना आता है उतना ही रख लेंगे तो भी ये 1/(1)(2) हो जाएगा। तो उसी को तो इसने क्या किया, इसको ऐसा करके इसने क्या किया, बाकी चीज़ों को काट के हटा दिया, काट के हटा करके उतना ही रख लिया। तो एफ का परिसर लिख रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि ठीक है, यह व्युत्क्रम करने के लायक है। ठीक है, जब व्युत्क्रम करने के लायक है तो कह रहा है कि अब आप बताइए कि वो व्युत्क्रम फलन होगा क्या, वो व्युत्क्रम फलन क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसी का ना व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम करने के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या रख दोगे, वाई 4x अपन क्या 3x प्लस 4 कर लो, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या होगा 3xy प्लस 4y बराबर क्या 4x। ठीक है, और x वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका 3xy माइनस 4x माइनस 4y। x को कॉमन कर लीजिए, x को जब आप कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 3y माइनस 4 और बराबर माइनस 4y, या x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4y अपन क्या 3y माइनस 4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4y यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, x बराबर क्या 4y अपन क्या 4 माइनस 3y, कॉमन लेके काट दें, x है ना तो इसको क्या हम लिखते हैं, एफ ऑफ y लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो 4y अपन 4 माइनस 3y, यही एफ इनवर्स है। अभी देखो ये उल्टा फंक्शन हो गया ना, x अब तक किसके टर्म में था, x के टर्म में, अब ये किसके टर्म में हो गया y के टर्म में। तो एफ ऑफ y इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा 4x अपान 4 माइनस 3x। देखो y दिया तो y के साथ ट्रीट किया, x देंगे तो किसके साथ ट्रीट करेगा, x के साथ। अब यही पूछ रहा है कि किससे आप ज्ञात करेंगे, तो इसी में दे रखा है हमारा, तो 4y अपान 4 माइनस 3y, इसमें है ऑप्शन 4y अपान 4 माइनस 3y, कौन सा बी वाला, कौन सा बी वाला, बी वाला ऑप्शन जो देख करके आप ट्रिक कर लेंगे सही हो जाएगा। इस तरीके से आज 1.3 का सारा सवाल ख़त्म होता है। ठीक है, कल से हम लोग द्विआधारी संक्रिया पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है मैथ का। इसी के आधार पे ना पूरी बीएससी की मैथ चलती है, ये इसी के आधार पे द्विआधारी। इसी में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो है कि सब ग्रुप सब ग्रुप ये सब इसी के आधार पर होता है, द्विआधारी संक्रिया के आधार पर। ठीक है, तो आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ अब तक बने रहे और आप लोगों ने हमारे चैनल का मान बढ़ाया। आप सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद देते हुए अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।